नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप पढ़ रहे हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 एक्चुअली ये कोई टॉपिक नहीं है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है, उसका लैंडर लैंड हो चुका है, उसका रोवर भी बाहर निकल चुका है। ये सारी घटनाएं आप अखबारों में और न्यूज चैनल्स में तो देख ही रहे होंगे। पर कुछ एक मजेदार बात यह है कि आप चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा कम जानकारी रखते होंगे या कुछ बातें शायद आपको स्पष्ट ना होती हो, क्योंकि आपको जानकारी का अभाव हो सकता है ना। तो थोड़ा सा जानकारी देने के लिए, मैं चंद्रमा के बारे में जानकारी देने के लिए अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और वो जानकारी ऐसी है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है और चंद्रमा की जो तथ्यात्मक बातें हैं कि कहां पर अवस्थित है, कब बना, क्या कैसा हुआ, कितनी दूरी पर हमसे अवस्थित है, उपभू अपभू, ये सब क्या होता है, इस पर थोड़ा सा बेस्ड ये सेशन है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले तो यह जान लें, बहुत कम समय में हमको ये सब बातें जाननी है। देखिए, चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत बनाए जा चुके हैं। तो उन सिद्धांतों की ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वो कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, तो पहले तो उनका नाम आप जान लीजिए कि वो सिद्धांत कौन से हैं। तो एक है विखंडन सिद्धांत, यह ध्यान रखिएगा। विखंडन सिद्धांत के अलावा एक सह अभिवृद्धि सिद्धांत है। इन शब्दों का मतलब मैं सबका बताऊंगा। तो अभी क्या हुआ, विखंडन सिद्धांत, दूसरा सह अभिवृद्धि, मतलब साथ में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई होगी, बना होगा, ऐसा कुछ ये सिद्धांत है। विखंडन मतलब कुछ टुकड़े टूटे फूटे होंगे, वो है। और उसके अलावा एक अधिग्रहण परिकल्पना है। अधिग्रहण का मतलब आप समझते हैं किसी को कैप्चर कर लेना, कैप्चर थ्योरी इसको कहते हैं। तो एक अधिग्रहण परिकल्पना है। एंड देन जो सबसे ज्यादा मान्य है वह सिद्धांत है भीमकाय टक्कर परिकल्पना, है ना। तो आइए देखते हैं ये क्या है थ्योरीज। तो एक एक करके सबसे पहले अपन देख लेते हैं सह अभिवृद्धि सिद्धांत। ये नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी के साथ में ही किसी की अभिवृद्धि हुई हो। तात्पर्य यह है कि जब हमारा सौरमंडल बन रहा था, हमारे सारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तो उसी के साथ ही एक चंद्रमा भी बना और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। ये बात सह अभिवृद्धि सिद्धांत कहता है। क्या कह रहा है, देखिए। तो सह अभिवृद्धि सिद्धांत कहता है पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारे सारे ग्रह बन रहे थे, सारा जो मलबा था वो एक होकर ग्रह बन रहा था, तभी चंद्रमा भी बना। मतलब एक आटा ले लो, उससे कई सारी लोइयां बनाओ और उन्हीं बड़ी लोइयों में से एक लोई कौन सी हो जाए, आपकी चंद्रमा की हो जाए। और वो क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस गई, इसलिए वो उसके चक्कर लगा रहा है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है कौन सा, सह अभिवृद्धि का। क्या दिक्कत थी इसमें, इसको ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है। कारण यह है कि भाई चंद्रमा में जो है लौह कोर का अभाव है। मतलब चंद्रमा का जो कोर है उसमें लोहा नहीं, जबकि हमारी पृथ्वी के कोर में क्या है, लोहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, ये तो हम शॉर्ट में देख रहे हैं। सभी सिद्धांत होते हैं, उनकी आलोचनाएं होती हैं और उनके जो साक्ष्य होते हैं वो सब देते हैं। लेकिन आप ये समझो कि सबसे पुख्ता चीज जो है यहाँ पर, कि चंद्रमा का जो कोर है उसमें लोहा क्यों नहीं है। ये कैसे पता चला, तो ये हमको ऐसे पता चलता है कि जिसके कोर में, जिस ग्रह के कोर में ये लोहा के लिए ऐसे भारी तत्व मौजूद होते हैं, तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र प्रॉपर पाया जाता है। और चंद्रमा पर ऐसा कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, पृथ्वी में है। तो लौह कोर जो है उसका अभाव है, इससे हम यह सिद्धांत को मान्यता नहीं देते हैं। दूसरी बात करें हम दूसरे सिद्धांत की, तो दूसरा सिद्धांत है, भाई ये जब समस्या समझ में आई कि लोहे का कोर नहीं है इसमें, तो लोहे के कोर न होने का एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कारण बताया कि जो चंद्रमा है वो कहीं और सौरमंडल में बना, राइट। कहां पर बना, किसी दूसरे क्षेत्र में कहीं पर बना होगा, वही सब प्रक्रिया है, प्रोसेस रही होगी और बन गया, राइट, जहां पर लोहे का अभाव रहा होगा। और फिर बाद में, क्योंकि शुरुआत में जो ब्रह्मांड था या कि सौरमंडल में सब उथल पुथल मची हुई थी, कोई भी पिंड किसी भी तरफ से आकर घुस जा रहा था, अभी थोड़ा सा स्थिरता है, राइट। तो क्या हुआ कि ये जो चंद्रमा था वो इधर उधर घूम रहा था और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ गया और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस कारण से इस पर क्या है, आपका लोहे का कोर नहीं है। बाकी जो ऊपरी परतें हैं वो लगभग पृथ्वी के समान ही है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अधिग्रहण परिकल्पना क्या कहती है, कैप्चर वाली, कि भाई पृथ्वी ने क्या है, इस चंद्रमा को कैप्चर कर लिया। कहीं और से बना था ये और कहीं और जा रहा था, तो इसको पकड़ लिया पृथ्वी ने, राइट। तो ये अधिग्रहण परिकल्पना है। देन हम बात करें विखंडन सिद्धांत की। इसमें क्या कहा गया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे, है ना। मतलब जो क्रस्ट और मेंटल, ये जो इलाका है, ये 2900 किलोमीटर तक ही है हमारी पृथ्वी का। तो 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी। तो ये नाभिकीय विखंडन आप जानते हैं, जो परमाणु विस्फोट जो होते हैं वो इसी प्रक्रिया से होते हैं। तो ऐसा ही कुछ पृथ्वी में हुआ, आपके नाभिकीय विखंडन की क्रिया हुई और उसका जो ऊपरी सतह थी पृथ्वी की वो उड़ी, है ना, बाहर चली गई और वही सब मलबा जो है एकत्र होकर हमारा क्या बन गया, चांद बन गया।
क्योंकि चांद जो पृथ्वी है ऊपरी परत पर हल्के तत्व ही पाए जाते हैं, इसी कारण से चंद्रमा पर भी हल्के तत्व पाए जाते हैं। और कोर वाला हिस्सा तो शेष रह गया था हमारा, कोर तो उड़ा ही नहीं, इस कारण से चंद्रमा पर जो हैवी मेटल्स हैं उनकी कमी पाई जाती है, राइट, लोहे की कमी पाई जाती है, ऐसा कहिए। तो ये विखंडन सिद्धांत है, इसको भी ज्यादा मान्यता नहीं है, विवादित है ये कुछ बातों को लेकर, हालांकि कहीं ना कहीं कुछ बातें सत्य प्रतीत होती हैं। जो सबसे मान्य परिकल्पना है उस परिकल्पना की हम बात करें, इसको हम क्या कहते हैं, भीमकाय टक्कर परिकल्पना। तो भीमकाय टक्कर मतलब कोई भीमकाय ग्रह या कि उपग्रह या कोई भी आकाशीय पिंड है वो पृथ्वी से टकराएगा। क्या हुआ इसमें देखिए, तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में नया शोध है। इसमें क्या था, मंगल जितना बड़ा एक ग्रह जो पृथ्वी से छोटा है मंगल, तो मंगल जितना जो ग्रह है या कि कोई भी आकाशीय पिंड रहा होगा उसको हमने नाम दिया है थिया। क्या नाम दे रखा है, थिया नाम दे रखा है। ये कहीं आकाशीय पिंड घूम फिर रहा था और आकर किसी टाइम पर पृथ्वी से क्या हुआ, टकरा गया। यानी पृथ्वी के शुरुआती अवस्था में ही, जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी, उस टाइम पर यह पृथ्वी से आकर टकराता है और काफी कुछ मलबा इस थिया ग्रह का और काफी कुछ मलबा आपके पृथ्वी का आकाश में उड़ा और वो एक होकर क्या बन गया, आपका चंद्रमा बन गया। और इसी कारण से जो पृथ्वी मतलब क्या है, चंद्रमा पर काफी कुछ जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो खनिज हैं, जो पत्थर है, चट्टाने हैं, वो काफी कुछ अलग है, पृथ्वी से अलग हैं और काफी कुछ पृथ्वी के समान है। तो ये जो सिद्धांत है वो यही स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे पिंड से टक्कर हुई है, तो काफी कुछ मलबा उसका और काफी कुछ पृथ्वी का। तो जो पृथ्वी से समानताएं मिलती हैं वो पृथ्वी के पदार्थ से मिलती हैं, और जो दूसरी समानताएं नहीं मिलती हैं वो जो थिया ग्रह था उसकी समानताएं, उसकी विशेषताएं हैं वो, राइट। तो इस तरह से ये जो भीमकाय टक्कर परिकल्पना है ये हमारी सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है, सबसे मान्य सिद्धांत है, ऐसा कह दीजिए। अब क्या हुआ था वास्तव में वो तो कोई नहीं बता सकता, हम थोड़ा बहुत साइंस का यूज करके जो भी बातें समझ पा रहे हैं वो हम बताने का प्रयास करते हैं। तो अभी के लिए इसी सिद्धांत को आप याद रखें, और जब भी कोई पूछे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आप ऐसे बता सकते हैं। और धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ उत्पत्ति के सिद्धांत है जिसमें ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं चंद्रमा, तो इस बात को भी आप बता सकते हैं। कई सारे पुराण हैं उनमें ये कहानियां मिलती हैं, या कि आपका जो समुद्र मंथन हुआ था उससे निकले हैं, तो कई सारे जो अनुश्रुतियां हैं ऐसा कह दीजिए वो मिलती है। तो वैज्ञानिक वाली बातें याद रखना, भीमकाय टक्कर सिद्धांत, इतनी सी ही बात इसमें करनी है। चंद्रमा की और बहुत सारी बातें हैं, फिर करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।